बुरी खबर दोस्तों, ये नहीं होना चाहिए था। तुर्की और ईरान भिड़ गए हैं। हर मुल्क अपना फ़ायदा देखता है। ऐसे में तुर्की ने बहुत फ़ायदा उठाया और ईरान को नुकसान हुआ। इलाके में, मिडिल ईस्ट में कई क्षेत्रों से उसकी पकड़ कमज़ोर हुई। तो ईरान को अपनी तकलीफ़ है और तुर्की को अपना ही वो है कि भाई वो अपनी इसको चीज़ को जो मिडिल ईस्ट में उसने पैर जमाए हैं वो उसको जीत की तरह देख रहा है। अब फैसला आपके हाथ में है। आपकी राय के लिए कमेंट खुला हुआ है। मैं आपको पहले खबर बताता हूं। तुर्की के विदेश मंत्री ने ईरान को आड़े हाथ लिया। अब आप कहेंगे क्यों? देखिए, बशर अल असद की सरकार जब सीरिया से गई तो ईरान के लिए बड़ा झटका है। चाहे आप माने या ना माने, ईरान के समर्थक इस चीज़ को नहीं मानेंगे, लेकिन हाँ, ईरान बुरी तरह से सीरिया में हारा है क्योंकि उसका पूरा ग्रुप टूट गया बशर अल असद की गवर्नमेंट गिरने से। पहली बात। उसके बाद जो जोलानी की सरकार आई है वो पूरी तरह से इजराइल और अमेरिका की समर्थक वाली है, उनके इन्फ्लुएंस में है। तो ईरान के लिए और बुरा हो गया। फिर इसके बाद उसी सीरिया के अंदर तुर्की ने अपने पैर घुसाए। सीरिया के अंदर इजराइल ने भी पैर अपने फैला लिए। ये तमाम चीज़ें आपको मालूम है। इसी बात पर ईरान बार बार आलोचना कर ही रहा है। ऐसे में तुर्की चिढ़ गया। तुर्की के विदेश मंत्री ने बयान जारी किया, एक इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में ईरान के खिलाफ बातें उन्होंने बोली और कहा कि ईरान जिस टेक्निक और विदेश नीति को अपना रहा है वो कामयाब तो होती हैं, लेकिन सरकार पर आने वाले समय पर काफ़ी प्रेशर होता है। और जिस तरह से ईरान की विदेश नीति है, हमने ईरान को कई बार कहा कि आपको अपनी विदेश नीति में तब्दीली करनी होगी। ईरान जो है इलाकों में, दूसरे के इलाकों में अपने मिलिटेंट्स को सपोर्ट करता रहा है और फंड करता रहा है, जिसकी वजह से दूसरे मुल्क के अंदर हमेशा उत्पात मचा है। अगर ईरान नहीं चाहता कि उसकी खिड़की पर पत्थर आए तो दूसरे की खिड़की पर पत्थर फेंकना बंद करे। ये जुमले हैं। फिर तुर्की के विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि ईरान दूसरे देशों के अंदर इंटरफेयर, यानी सीरिया के अंदर इंटरफेयर ज़्यादा कर रहा है और करता आया है। ऐसे में ईरान को समझना होगा। ईरान को बहुत कुछ मिला है। हालांकि ईरान ने हाल फिलहाल में बहुत सारी चीज़ें सीखी और सबक हासिल किया है, लेकिन ईरान को अब संभल जाना चाहिए और दूसरों के मामले में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। और भी बहुत सारी बातें कही। बहरहाल इसकी वजह यह थी कि तुर्की को पसंद नहीं आ रहा है कि ईरान बार बार कह रहा है कि सीरिया के अंदर दूसरे देशों का क्या काम है ना। ऐसे में क्योंकि तुर्की खुद सीरिया के अंदर मौजूद है भारी मात्रा में, तो तुर्की तो चिढ़ेगा। अब इसके जवाब में फौरन ईरान ने रेस्पॉन्स दिया और कहा, ईरान के विदेश मंत्रालय के द्वारा ये कह दिया गया है कि ईरान की विदेश नीति जो रही है दूसरे देशों के लिए वो कभी चेंज नहीं होगी। हमने सीरिया के अंदर बार बार ISIS के खिलाफ, दाइश के खिलाफ अपने ग्रुप के जरिए मदद पहुंचाई है और आतंकवाद को रोका है। तुर्की के आगे PKK लड़ाकों ने हथियार डालने की जो बात रखी है, हम उसका सपोर्ट करते हैं। इलाके में आतंकवाद कम होना चाहिए, लेकिन जिस तरह से तुर्की सीरिया के अंदर घुसा हुआ है और जोलानी की मौजूदगी के बावजूद सीरिया के अंदर इजराइल का कब्जा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, हम इसका विरोध करते हैं और हम विरोध करते रहेंगे। यानी वही बात है दोस्तों। ईरान को तकलीफ यह है कि वहाँ से मैं निकल गया, मतलब ईरान निकल गया और तुर्की वहाँ मौजूद है, इजराइल मौजूद है, तो जाहिर सी बात है ईरान को अपना दुख है और तुर्की को अपनी चिढ़ है कि भाई ईरान आलोचना क्यों कर रहा है। इस मामले पर ईरान और तुर्की एक दूसरे से भिड़ गए हैं और गर्मा गर्मी दोनों के बीच हुई है। इसके अलावा बड़ी खबर यह है कि अमेरिकी भारी और तगड़ी पाबंदियों के बावजूद रूस और ईरान के तेल भारी मात्रा में चीन पहुंच रहे हैं।
उधर अमेरिका ने मिलिट्री रेड की रेंज बढ़ा दी है। कोई भी देश जब हमलावर होता है तो उसकी एक लिमिट होती है कि हम इजिप्ट के इलाके तक या यूएई, इजराइल, फिलिस्तीन, ठीक है, ईरान के इस बॉर्डर पे और सीरिया और लेबनान के इस इलाके तक ही हम हमला करेंगे, इसके आगे नहीं करेंगे। तो अमेरिका ने वो अपनी रेंज बढ़ा दी है कि हम और दूर तक क्षेत्रों में जाकर हमला अब कर सकेंगे। उधर ईरान के IRGC के डिप्टी कोऑर्डिनेटर ने बड़ी धमकी एक बार फिर से दी, जो कि ईरान हमेशा सुबह शाम नाश्ते में, डिनर में देता ही रहता है, लेकिन खबर है तो बताना पड़ेगा। ऑफिशियल ने कह दिया है, धमकी दी है कि बिल्कुल सही समय का हम इंतज़ार कर रहे हैं और सही समय पर इजराइल पर हमला किया जाएगा। लेकिन एक तरफा ये भी नहीं कहा जा सकता कि ईरान सिर्फ बकैती मार रहा है। ईरान का हमला हमने अपनी आंखों से इजराइल के ऊपर देखा और पिछले 1.5-2 महीने से ईरान जिस तरह की ड्रिल लगातार कर रहा है, वो तमाम तस्वीरें हम देख रहे हैं जो ये साबित कर रही हैं कि ईरान इस वक्त काफ़ी मजबूत स्थिति में है और जंग के लिए तैयार है। ताज़ा तस्वीर ड्रिल की ईरान की आपके सामने। BBC और UK की मीडिया ने, कई सारी मीडिया ने एक फिलिस्तीनी बच्चे का, गाजा के बच्चे का डॉक्यूमेंट्री वीडियो बनाया जो बता रहा है जंग में कैसे बचना है और जंग में जिंदगी कैसे होती है और क्या क्या मुश्किलात आती हैं। इजराइल ने उसका विरोध किया, कई तरह के आरोप लगाए, जिसके बाद BBC ने उस डॉक्यूमेंट्री को डिलीट कर दिया। और फिर अब इजराइल का नया आरोप यह है कि जिस बच्चे को फीचर किया गया था वो बच्चा हमास का था, यानी उसका बाप हमास का तथाकथित आतंकवादी था। इसके बाद BBC ने फिर से घुटने पर बैठ के माफी मांगी। मामला इतना गर्मा गया है कि बरतानिया की सरकार BBC के ऑफिशियल से मिली भी है और दोबारा से मिलने वाली है। इंक्वायरी अब ये हो रही है BBC के साथ और दूसरे मीडिया संस्थानों की ये इंक्वायरी की जा रही है कि इन लोगों ने, इन मीडिया वालों ने कहीं हमास के उन बच्चों को पैसा देकर किसी बहाने से मदद तो नहीं की, या फिर हमास ने इनको पैसा देकर अपने बच्चे को या हमास को प्रमोट तो इनडायरेक्ट वे में नहीं करवाया। वहीं मेरे दोस्तों, इजराइल ने 8 यहूदियों को गिरफ्तार किया है जिन्होंने ईसाइयों के जो चर्च होते हैं उसके दरवाजे पर थूका था। कतर ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मेमोरेंडम दिया है, रिक्वेस्ट की है कि इजराइल UNRWA और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन को फिलिस्तीन और गजा में काम करने दे। वहां मेरे दोस्तों अरब देशों में आज पहली रमज़ान है और गजा में और फिलिस्तीन में रमज़ान की तैयारियों का वीडियो और विजुअल देखने में दिल को सुकून मिलेगा। لأنه ولا في بهجة ولا في فرحة ولا في أي حاجة، يعني مش مبين على الناس إنه في بهجة رمضان. قبل هيك كنا كل سنة كان الورود وكان الأسواق وكان الدنيا كلها موجودة. يعني السنة أصعب سنة تكون فيها لأنه طالعين من الشهداء والأكرام وهدوا بيوت وشهداء، يعني النفس مش كلها يعني جاية على كل حاجة. يعني الناس مكتئبة خالص، الناس بتحاول تسعد حالها وتشتغل عشان تترزق بس مش اكثر. اما فيش بهجة رمضان، فيش بهجة رمضان خالص. نحن شعب يحب الحياة، من قال عنا اننا شعب نموت، لا، نحن شعب
हज़रात मोहतरम, डेनमार्क में जो एक्टिविस्ट हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। डेनमार्क जो शिपमेंट हथियारों का भेज रहा है इजराइल को, उस शिपमेंट को प्रदर्शनकारी रोकने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, इजराइल ने आधिकारिक तौर पर एक बार फिर से माना है कि 7 अक्टूबर 2023 को हड़बड़ाहट में फ्रेंडली फायर हुआ है, यानी इजरायली सैनिकों ने अपने ही साथियों को गोली मारी है और अपने ही हाथों से अपनों को कत्ल किया है। गाजा में रमजान के इस पाक अवसर पर तस्वीरें तो जो आ रही हैं दिखा रहा हूं, लेकिन जिन जिन इलाकों में अभी तक सफाई ना हो पाई थी, आज भी वहां पर सजावट और सफाई होती हुई नजर आ रही है। इन तमाम चीज़ों के बीच इजराइल जहां गाजा पर दोबारा से हमले की तैयारी कर रहा है और ईरान पर भी हमले की संभावना है, ऐसे में $2.7 बिलियन के हथियार अमेरिका ने इजराइल के लिए अप्रूव कर दिए हैं। हज़रात मोहतरम, अंतरराष्ट्रीय चोर है इजराइल। सीरिया, लेबनान, गाजा और फिलिस्तीन से इजराइल की सेना ने 100 मिलियन शाकेल के रकम की चोरी की है, जिसमें सोना, चांदी, ज्वेलरी और लग्जरी चीजें भी हैं। 100 मिलियन शाकेल की चोरी इजराइल ने कर ली है। वहीं आंकड़े आ गए हैं, इजराइल की जेल में अभी भी 10,000 फिलिस्तीनी कैद हैं और सिर्फ 1100 या 1200 फिलिस्तीनियों को इजराइल ने आज़ाद किया है। वहीं इजरायली सेटलर्स अमरीकी कोर्ट में अल जजीरा के ऊपर केस दर्ज करने की तैयारी कर रहे हैं और उनका इल्ज़ाम ये होगा कि अल जजीरा ने हमास का प्रोपेगेंडा फैलाया है। हजरात, वहीं फिलिस्तीनियों की गाड़ियों के ऊपर इजराइल के सेटलर्स ने, आप देख सकते हैं, फिलिस्तीनियों के खिलाफ नारेबाजी की है और फिलिस्तीनियों को गालियां लिखी हैं। इस तरह से इजराइल के सेटलर्स फिलिस्तीनियों को रोज टॉर्चर कर रहे हैं। स्विट्जरलैंड ने एक बड़ा कदम उठाया। स्विट्जरलैंड ने 196 देशों को अपने मुल्क में इनवाइट किया है गाजा और फिलिस्तीन पर बात करने के लिए। अब देखना यह है कि स्विट्जरलैंड में रिजल्ट क्या निकलता है। अभी तक OIC का भी कोई सख्त बयान नहीं आया है। फिलहाल के इस रिपोर्ट में इतना ही। रिपोर्ट को शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको तमाम जानकारियां मिलती रहें। जय हिंद।